गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुस्कान, कुंदन, निर्मल, आयुषी। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। 133 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, 133 क्वेश्चन, जिसमें आप कुछ डिफरेंट चीजें भी मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें कभी थ्योरी से कवर नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, तो कल सुबह 11 बजे, संडे भी है, आपकी कोई क्लास भी नहीं होगी, तो इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे गैसेज वाले चैप्टर की। ठीक है ना, कहां पर कराएंगे आपको पता होगा। ठीक है ना, चलिए कल सुबह 11 बजे गैसेज वाले चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस कराई जाएगी। 133 क्वेश्चन है, कम से कम मतलब 2.5 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है ना, जल्द आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट एक बार लास्ट में फिर से बता देंगे। सुबह 11 बजे तैयार रहना रिवीजन के साथ। ठीक है ना, जो अभी हमारे जो एसएससी की जीएस वाले जो बैच शुरू हुए हैं बेटा, उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें हम सिर्फ एक उसी एग्जाम को टारगेट करके, जिसके पास कम टाइम होता है ना, जिसको मान लीजिए अभी 1-2 महीने बाद पेपर देना है, जिसको 2 महीने बाद पेपर देना है या 1 महीने बाद पेपर देना है, एसएससी का पेपर, बेसिकली ऐसे की बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, ये तो जिनान तो बेटा, ये तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, उसके लिए तो क्या ही बताएं। तो उसमें क्या होता है, जिसके पास कम टाइम होता है ना, जल्दी एग्जाम देना होता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ऊपर से पढ़ना। यूट्यूब पर होगी बेटा अभिषेक, यूट्यूब पर अभी बताया था अभी आपको, इस चैनल पर, मेरा चैनल है सतिंदर सर क्लासेस के नाम से, वहां पर। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जैसे जिसको जल्दी एग्जाम देना हो और थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना हो, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिससे लगातार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वो चीजें पढ़ाई जाती हैं उस बैच में। हाँ बेटा जिनात तू। हाँ जी बेटा विशाल। ठीक है, लास्ट में फिर से बता देंगे एक बार। अब आगे पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है बेटा? एक पॉइजनस गैस है। और ये कंबस्टिबल होगी या नहीं? नहीं बेटा अंकित, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए, अगर ये जो सीओ है बेटा, मैंने बताया था किसी भी गैस को आपको पहचान करनी है कि वो कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ, और देखते हैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट बन सकता है। हाँ सर बन सकता है। क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो रही होगी। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये गैस कैसी होगी? कंबस्टिबल होगी, ज्वलनशील होगी। नहीं नहीं बेटा, निखिल बेटा यही काफी है आपके लिए, वो बैच लेने की जरूरत नहीं है। बेटा पॉइजन उसको बोलते हैं जो, क्या नाम है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है। एनसीईआरटी पढ़ना कभी क्लास 12th की। ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में बता देता हूँ। पॉइजन को अलग से डिफाइन किया गया है, आप एक तरीके से को रिलेट कर सकते हो। जो कैटलिस्ट, अगर पॉइजन जो हो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करेंगे तो रेट को अपने आप कम कर देगा। पहला ही स्लाइड है। ठीक है, तो लिखोगे यह एक ज्वलनशील यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। यह एक ज्वलनशील यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। ठीक है ना, इसका मेजर सोर्स क्या होता है बेटा? ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये जनरली इनकम्प्लीट कंबशन से, सॉरी, इसका सोर्स क्या हो गया बेटा? पेट्रोल और डीजल के कंबशन से प्रोड्यूस होती है जनरली। ठीक है ना, और पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं हम व्हीकल्स में। तो इसका जो सोर्स है ये है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अंगीठी अब सभी लोगों ने सुना होगा बेटा, अंगीठी के बारे में। अंगीठी के बारे में सबने सुना होगा। अब जिसको अंगीठी के बारे में नहीं पता है वो गूगल कर लेना, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ।
सर्दियों में आपने देखा होगा घरों में कोयला जलाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि कोयला सीधा रख के जला देते हैं, किसी चीज के अंदर रख के जलाते, तो वो जिस चीज के अंदर रख के जलाते वही क्या होती है, अंगीठी होती है बेसिकली। सिंपल सी बात है, अंगीठी में कोयला जलता है और कुछ नहीं। क्या होता है, अंगीठी में कोयला जलता है। अंगीठी में क्या होगा, कोयला, कोल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कोयला, कोयले के बारे में मैंने पढ़ा था। कोयला किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की फॉर्म होती है। तो एक तरीके से कार्बन का कंबशन कराते हैं, ठीक है ना, कार्बन का कंबशन कराते हैं। अब देखिए, अब एक बात सुनिए, जिस कमरे में बैठकर आप अंगीठी जला रहे हो, अगर उसका दरवाजा खुला हुआ है, तो दरवाजा खुला हुआ होगा तो क्या होगा, एयर लगातार कॉन्टिन्यूसली आती जाती रहेगी, ठीक है ना, यानी कि एयर की जो सप्लाई होगी उस रूम में वो प्रॉपर होगी। लेकिन अगर आपने कमरा बंद कर दिया, अगर कमरा बंद कर दिया तो इसका मतलब एयर की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई ना। तो अगर लिमिटेड हो गई तो क्या इस कार्बन का जो कंबशन है, जो दहन है, वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर कभी भी कार्बन का कंबशन कंप्लीट नहीं होता, कभी भी कार्बन का दहन संपूर्ण नहीं होता, तो उस केस में हमें हमारे पास बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है ना। अब इस चीज को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। अब होता क्या है, इसके बाद क्या होगा देखिए, इसको यहीं रख दिया, ठीक है। इसके बाद होता क्या है सुनिए, अब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का दरवाजा आपने बंद कर रखा है, सर्दियों में अंगीठी चला रखी है, तो सीओ लगातार प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप सांस लोगे तो एयर भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात किससे होगी, हेमोग्लोबिन से होगी। इसको आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। हेमोग्लोबिन के पास दोनों गैसेस पहुंची। एयर के थ्रू कौन सी गैस गई, ऑक्सीजन गई हेमोग्लोबिन के पास। अब हेमोग्लोबिन देखेगा मेरी दोस्ती किसके साथ अच्छी होगी, जिसके साथ इसकी पटती होगी। तो हेमोग्लोबिन की जो दोस्ती होती है बेटा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा अच्छी होती है। कितनी ज्यादा अच्छी होती है, अगर ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, उतनी ही देर में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने जुड़ जाएंगे, 300 जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर एक हेमोग्लोबिन इधर जा रहा है तो 300 इसके पास जाएंगे, ठीक है ना। अगर एक इधर जा रहा है, एक हेमोग्लोबिन इधर जा रहा है, तो 300 इसके पास जाएंगे। तो ज्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ होगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर ये कंपाउंड बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये होता है गैस कैरियर। जो भी गैस इसके पास आती है ये सेल्स को वही गैस ट्रांसफर करता है। तो अभी इसके पास कौन सी गैस है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्या करेगा, सेल्स को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी है, टॉक्सिक है, जहरीली है, ठीक है ना। जैसे सेल्स को मिलेंगी तो ये सेल्स क्या हो जाएंगी बेटा, डेड हो जाएंगी। सेल्स क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, डेड होना शुरू कर देंगी। तो जब स्टार्टिंग में कम सेल डेड होंगी तो आप लोगों को घुटन महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाएगा तो ये भी चांस है कि आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हो, है ना, ठीक है। क्लियर है। तो इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। तो लिखोगे, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से सीओ उत्पन्न होती है, सीओ उत्पन्न होती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से सीओ उत्पन्न होती है, जिससे पहले घुटन, जिससे पहले घुटन और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है। जिससे पहले घुटन और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, नोट करके डन लिखो। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 300 गुना होती है। पहली स्लाइड होती है।
और कई बार आपने देखा भी होगा ना कि बंद गाड़ी बंद है, एसी चला रखा है, शीशी वगैरह बंद है, तो वहां भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहां भी क्या होता है, सीओ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा, नोट करके डन लिखिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर कभी सीओ के साथ हाइड्रोजन, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा हम वाटर गैस, जल गैस, भाप अंगार गैस। दूसरा नाम होता है सिन गैस, वाटर गैस और सिन गैस, जल गैस, सिन को हिंदी में सिन ही बोलते हैं, सिन गैस। दूसरा है CO+N2, इसको बोलते हैं बेटा हम प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस। और जो कल जो क्लास होगी ना क्वेश्चन की, उस क्लास से बेटा आपके पेपर में 110% क्वेश्चन आएगा, 110%, ये गारंटी है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से सीओ उत्पन्न होती है, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से सीओ उत्पन्न होती है, जिससे पहले घुटन, जिससे पहले घुटन और फिर बाद में, और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है, जिससे पहले घुटन और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। नहीं बेटा, लाइट टेस्ट क्यों होगा, बताएंगे बेटा किस पे होगा, आपको बता दिया था, थोड़ी देर में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में बताएंगे, अभी पढ़ते हैं पहले। ओजोन, नेक्स्ट आती है ओजोन। तो एक ही सब्सटेंस की बेटा जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक ही सब्सटेंस की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक ही पदार्थ के जो अलग अलग रूप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, HB मतलब हेमोग्लोबिन का सिंबल होता है बेटा, तमन्ना। एक ही सब्सटेंस की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक ही पदार्थ के जो अलग अलग रूपों में मिलता है, उसको बोलते हैं अपरूप, एलोट्रॉप। ठीक है, सिगरेट के धुएं से भी निकलती है, बिल्कुल निकलती है बेटा। ठीक है, चलिए। तो ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। लेकिन इसमें एक चीज देखना, इसका स्ट्रक्चर की बात करें ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कई बार आपसे इसके बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। और ये जो एरो वाला बॉन्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी आबंध, उपसह संयोजी आबंध, उपसह संयोजी आबंध। ठीक है, तो ये क्या है, एक एलोट्रोप है, लिखोगे। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, 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 यह ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है, अब ओजोन की जो लेयर होती है बेटा, ये एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। ठीक है ना, तो लिखोगे यह समताप मंडल में मिलती है, यह समताप मंडल में मिलती है, यह समताप मंडल में मिलती है, यह समताप मंडल में मिलती है। अब ओजोन की जो थिकनेस होती है बेटा, ओजोन की जो थिकनेस होती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन में मेजर करते हैं।
ओजोन की थिकनेस को हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो लिखोगे द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन की परत की मोटाई को, ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन का काम क्या होता है बेटा? ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। लिखोगे यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह समताप मंडल में होती है। अरे डॉप्सन इसकी यूनिट है, जैसे लेंथ को मीटर में मापा जाता है बेटा, टाइम को सेकंड में मापा जाता है, तो इसकी जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन में मापा जाता है जी, साइंटिस्ट ने बताया। लाइट टेस्ट बेटा आपकी कहकसन, आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। लाइट टेस्ट मतलब सबसे हल्की होती है। लाइट टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। लाइटर बोलो, लाइट टेस्ट बोलो तो सबसे हल्की ये थोड़ी है। 3 बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा पुनीत, ठीक है। अब ओजोन बनती कैसे है इस पर बात करते हैं। हेडिंग डालिए ओजोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना। देखो ओजोन कैसे बनती है। एटमॉस्फेयर में बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस पर क्या होता है? सनलाइट गिरती है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है, पराबैंगनी किरणें गिरती है। कौन सी लाइट गिरती है? पराबैंगनी किरणें गिरती है, ठीक है ना। क्या गिरती है? पराबैंगनी किरणें इस पर गिरती है, ठीक है। तो जैसे लाइट इस पर गिरती है तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को तोड़ देती है। क्या करती है? ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को तोड़ देती है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन एटम। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन एटम बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया? ऑक्सीजन एटम बन गया। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है ये O2 के साथ जुड़कर बना देता है ओजोन। क्या बना देता है? ओजोन। तो बेटा ओजोन कब बनेगी? जब ये एटम बनेगा, और जब तक ये एटम नहीं बनेगा तब तक ओजोन नहीं बनेगी। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए ओजोन की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? अल्ट्रावायलेट रेज पर डिपेंड करती है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जुड़ने पर डिपेंड करती है? तो बेटा जुड़े तो तब गई ना जब ये बनेगा, और ये किसकी वजह से बनेगा? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बनेगा, ठीक है ना। तो ओजोन की जो फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड करेगी? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, ठीक है। बेटा दीपू यहाँ उससे ज्यादा पढ़ाया जाता है, यहाँ उससे ज्यादा पढ़ाया जाता है, आप खुद कंपेयर कर लेना। लिखोगे ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। वोब्सन नहीं बेटा, डॉब्सन, ठीक है ना। वोब्सन नहीं, डॉब्सन लिखा डी। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट लिखोगे ओजोन डिप्लीशन। नोट करके डन लिखिए बेटा, हिंदी में ये ओजोन का ह्रास। एक बार इसको नोट करके डन लिखिए, तब तक मुझे एक बार कॉल करनी है, कॉल कर लेता हूँ। कुछ याद आ गया अर्जेंट में। नोट कर सके डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए ओजोन का जो डिप्लीशन होता है ये कैसे होता है। जैसे ओजोन बनी बेटा वैसे ही ओजोन का डिप्लीशन होता है। देखिए होता क्या है, ओजोन बनी, अब कुछ सब्सटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल सीएफसी आकर इस पर गिरे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सीएफसी क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन मोलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में फिर से तोड़ देंगे। ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ के फिर से क्या बना देगा, ओजोन, सॉरी, ये क्या बना देगा, O2 बना देगा। तो ओजोन जब टूटती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, O2 में कन्वर्ट होती है। वाह बेटा, कहकसन आप कौन सी दुनिया से पढ़ के आए हो। ओजोन लेयर ग्राउंड में भी तो होता है ना। बहुत बढ़िया बेटा, धरती के नीचे ही है सब कुछ, है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े हो बेटा आपने, इतनी खतरनाक एजुकेशन कहाँ से, किसने दी आपको, या ये टैलेंट आप में खुद से ही है। देखो, तो फर्स्ट ये लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट होगा ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ। ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अच्छा, विवेक सर ने बताया नीचे भी होता है ओजोन। तो बेटा अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने तो ऊपर ही पढ़ा है, वो बाकी ज्योग्राफी है, हमें उसके बारे में इतना नहीं पता। वैसे सुना नहीं बेटा ऐसा कभी, एक बार वीडियो को आप दोबारा देखना, ठीक है ना। कभी सर कुछ और बता रहे हो, आपने कुछ और सुन लिया हो, ठीक है ना। बाकी मैंने तो सुना नहीं ऐसा। चलिए कोई नहीं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस देखिए, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बेटा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन का डिप्लीशन कराते हैं। दूसरा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनसे भी क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, चलिए बेटा कोई बात नहीं, बताया होगा तो कोई बात नहीं, देख लेते, पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे, बात कर लेंगे सर से। अब हम भी अगर ऐसा होता तो अच्छी बात है, नहीं अपने नॉलेज में कुछ एडिशन कर लेंगे। लेकिन हमने तो यही सुना था कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर की बात, ओजोन गैस वैस बोल, कभी गैस बोला हो बेटा, लेयर और गैस में फर्क है थोड़ा। मैं ओजोन लेयर की बात कर रहा हूँ, ओजोन लेयर की कह रहा हूँ मैं, गैस, गैस तो कहीं भी बन सकती है बेटा, गैस गैस एक अलग चीज है, ओजोन लेयर एक अलग चीज है। ठीक है, नहीं बेटा कोई टेक्निकल इशू नहीं क्लास में। अब देखिए, हाँ वो ओजोन गैस के बारे में उन्होंने बताया होगा, बताया भी होगा तो, ठीक है ना, लेयर के बारे में नहीं बताया होगा। चलिए, यही तो कह रहा हूँ कि आपके सुनने में कोई फर्क रह गया होगा। सीएफसी बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने लिखवाई भी इसकी फुल फॉर्म। अब देखो सीएफसी का एक मॉलिक्यूल जब ओजोन पर गिरता है ना, ओजोन
पर जब एक सीएफसी का मोलिक्यूल गिरता है तो पता है कितनों को तोड़ता है? आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा। ये 1 लाख से भी ज्यादा ओजोन के मोलिक्यूल को तोड़ता है। ठीक है ना? लिखोगे ओजोन का, उसी में नीचे लिख लेना, ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, सॉरी सीएफसी का लिखो बेटा, सीएफसी का एक अणु, सॉरी सीएफसी का एक अणु, सीएफसी का एक अणु ओजोन के, ओजोन के 1 लाख से भी ज्यादा अणुओं को तोड़ता है। सीएफसी का एक अणु, सीएफसी का एक अणु ओके बेटा रूबी, ओके ठीक है, थैंक यू। सीएफसी का एक अणु, सीएफसी का एक अणु ओजोन के, ओजोन के 1 लाख से भी ज्यादा अणुओं को तोड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा। अब सुपरसोनिक जो जेट प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक जो जेट जहाज होते हैं, सुपरसोनिक जेट जहाज कौन से होते हैं? जो फाइटर प्लेन होते हैं, रफेल हो गया जैसे, है ना, जो जू जू करते हुए चलते हैं, जो जू जू करते हुए चलते हैं। बेटा 2 स्लाइड पढ़ा दी आप, ये टाइम पर आया करो, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, आते ही चुपचाप अपने पढ़ने लग जाया करो जहां से पढ़ा रहे, नहीं तो अपनी स्टार्टिंग से बाद में क्लास किया करो। ठीक है, तो जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, जो झू झू करते हुए चलते हैं, तो उनसे क्या होते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स निकलते हैं, और अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स निकलेंगे तो क्या होगा बेटा? ओजोन डिप्लेशन होगा। ठीक है, एक होता है आपका पेस्टिसाइड, ठीक है ना, कीटनाशी। एक होता है पेस्टिसाइड, कीटनाशी। ठीक है ना, हिंदी में देख लेना, पेस्टिसाइड को कीटनाशी बोलते हैं, एक बार ये आप चेक कर लेना। तो ये जो पेस्टिसाइड, एक ऐसा पेस्टिसाइड है वो भी ओजोन डिप्लेशन कराता है, वो कौन सा होता है? आपका मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसी के नीचे, इसी में आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी कौन से हैं? ये मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तीसरा लिखोगे, सुपरसोनिक जेट जहाज, सुपरसोनिक जेट जहाज, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, जिनसे ओजोन का ह्रास होता है, जिनसे ओजोन का ह्रास होता है, जिनसे ओजोन का ह्रास होता है। अब बेटा ओजोन जो होती है ना, सुन लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ओजोन 3 तरीके की होती है बेटा, सॉरी ओजोन नहीं, अल्ट्रावायलेट। देखो चलो आपको बता देते हैं एक अच्छी चीज, ये है सन। ठीक है, ओजोन बना देते हैं, ये है ओजोन, है नहीं, मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, ये है ओजोन, और ये है हमारी अर्थ, पृथ्वी की सतह।
अब सन से मैंने बताया था जो रेज आते हैं उनको शॉर्ट वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से देखिए, अब उन शॉर्ट वेव्स के अंदर बेटा अल्ट्रा वायलेट भी थी ना, बिल्कुल। तो देखो, तो देखो बेटा, ये है अल्ट्रा वायलेट ए, ये है बी अल्ट्रा वायलेट, और ये है अल्ट्रा वायलेट सी। सी सबसे डेंजरस होती है बेटा, सी सबसे डेंजरस होती है। तो ओजोन क्या करती है भैया, ये सबसे डेंजरस जो है इसको तो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, सारे की सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। बी उससे कम डेंजरस होती है, और ए बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डेंजरस होती है। तो होता क्या है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है सन पर कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, अल्ट्रावायलेट ए आती है और अल्ट्रावायलेट बी का कुछ पार्ट आता है, सारी अल्ट्रावायलेट बी नहीं आती। अब ये कुछ पार्ट आता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी की वजह से ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन होता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कौन सी अल्ट्रावायलेट से ओजोन का डिप्लीशन होता है, ओजोन का हयास होता है, वो होता है अल्ट्रावायलेट बी से। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या था, अरे आपके कमेंट पढ़ के दिमाग से कुछ, हाँ, जो समझाना चाह रहा था वो निकल जाता दिमाग से। देखिए, स्किन कैंसर होता है ना, त्वचा का कैंसर, कुछ लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो किसकी वजह से होगा, सी तो डेंजरस है बेटा, वो तो आ नहीं रही। तो कौन सी डेंजरस ज्यादा आ रही है धरती पर, बी वाली आ रही है। तो जो जो बी के कांटेक्ट में आएंगे बेटा उनको स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे, ठीक है, तो डायग्राम आपको सारी चीजें बता रहा है, कौन सी अल्ट्रावायलेट को ओजोन एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट सी को और कुछ अल्ट्रावायलेट बी को। किसको पास करता है, अल्ट्रावायलेट ए को पास करता है और अल्ट्रावायलेट बी के कुछ पार्ट को पास करता है। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन किससे होता है, हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखते हैं लास्ट पॉइंट। बेटा मैंने ये लिखा था तीसरा पॉइंट ये बोला था, सुपरसोनिक जेट जहाज, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, जिनसे जिनसे ओजोन का ह्रास होता है, जिनसे ओजोन का ह्रास होता है। ठीक है। लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, ओजोन का ह्रास, ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर, ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर, ओजोन का ह्रास, सर सच्ची मैं बहुत अच्छा पढ़ा दो, इसलिए मैं लाइव ले रहा हूँ, थैंक यू बेटा। ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ा ओजोन में जो छिद्र है, हालांकि छिद्र कोई नहीं है ओजोन में, ठीक है ना, छिद्र का मतलब ये होता है जहां ओजोन की लेयर पतली होती है, ठीक है ना, जहां सबसे पतली लेयर है उसको बोल देते हैं ओजोन होल। ठीक है ना। तो ये कहां पर है बेटा, अंटार्कटिका में। कहां पर है ये, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के ऊपर। ये किस में है, शायद सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, एक बार देख लेना आप ये ज्योग्राफी। दक्षिणी गोलार्ध में होगा, एक बार ये चेक कर लेना, ये आप लोगों के लिए कभी ये मत बोलना कि सर ने गलत लिखवा दिया, मेरे अकॉर्डिंग शायद यही है जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन ये ज्योग्राफी का पार्ट है तो थोड़ा बहुत आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, आपको थोड़ा अच्छे से पता होगा। दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कहानी थी बेटा ओजोन की।
ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए। लाफिंग गैस तो मैंने आपको पढ़ा दी थी, अब बात करते हैं टीयर गैस की। अश्रु गैस। देखो टीयर गैस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसको याद कैसे करना है, कैसे पेपर में ऑप्शंस को पहचानना है, ठीक है ना, वो देखते हैं। एक होती है आपकी क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। दूसरी है क्लोरो एसिटो फिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन। एक होती है बेटा फोस्जिन, इसी का दूसरा नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन बेटा ये पॉइजनस होती है, तो जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो देख के सेलेक्ट करना, जब आपको कुछ भी समझना है ना तभी आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइजनस होती है। तो टीयर गैस की पहचान कैसे करोगे, देखिए देखिए इसके अंदर भी आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी क्लोरीन दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर भी क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपसे वो टीयर गैस के बारे में पूछेगा पहले आप इन दो ऑप्शन को देखोगे, ये मिल गया तो ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो आप देखोगे कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर क्लोरीन हो, अगर क्लोरीन होगी वही आंसर होगा, और जब वो उनमें से कुछ नहीं मिले तब लास्ट में आपका ये आंसर होगा। तो जितनी भी टीयर गैस होती है बेटा मैक्सिमम टीयर गैस में क्या होता है, आपका क्लोरीन होती है, ठीक है। एक मिनट, क्या कह रहे थे आप, क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है बेटा, मसरूर कर देंगे बेटा, मसरूर टेंशन ना ले कर देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर मैं डिक्टेट कराऊंगा। ठीक है बेटा पुष्पेंद्र, कहाँ पर है आपकी शादी? हाँ एक्रोलिन भी लिख सकते हो बेटा, एक्रोलिन लिखना चाहो तो एक्रोलिन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिलता नहीं जनरली इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। लिखोगे अश्रु गैस में, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है। कई बार डायरेक्ट क्लोरीन ही ऑप्शन में मिल जाता है। अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है। हाँ हो जाएगा बेटा मृता, बिल्कुल हो जाएगा। पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ती है उसमें क्लोरीन निकलती है, कौन सी निकलती है, क्लोरीन निकलती है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में तो सबको पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी, हिंदी में बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, ट्रेजेडी को त्रासदी। देखिए देखिए भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुई थी बेटा, 2 दिसंबर की रात को हुई थी, 2 से 3 दिसंबर तक ये चली थी, 12 बजे से पहले शुरू हुई, 12 बजे के बाद तक चलती रही। तो यहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई थी, ये मैक्सिमम बच्चों को गलत पता होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी बेटा, कुछ लोग इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बता देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जब भी आपसे पूछा जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल
आइसोसाइनेट। अगर आइसोसाइनेट ऑप्शन में नहीं है तब आप साइनाइड लगाओगे। ठीक है। हाँ, पूल के पानी में क्लोरीन डाल दो, सब पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहिए। कुछ नहीं कह सकते बेटा उसके बारे में, क्या क्वेश्चन। चलिए, अब ये जो थी बेटा, बातें कम करो आप मुझसे, ठीक है ना, हो सके तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आप मुझे रेलिवेंट कमेंट करें। फैक्ट्री जो है, क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है और मैं चाहता नहीं आपका लॉस हो। तो ये जो फैक्ट्री थी बेटा, ये किस चीज की फैक्ट्री थी? ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी, कीटनाशी बनाती थी। क्या बनाती थी? पेस्टिसाइड बनाती थी, कीटनाशी बनाती थी। आई से आंसू क्यों आते हैं? बायोलॉजी में मैं ही पढ़ा देता हूँ बेटा, लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं मूर्खों, बायोलॉजी में पढ़ोगे। हाँ जी बेटा, नोट करके डन लिखिए जल्दी। नहीं बेटा, ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, फर्टिलाइजर की नहीं थी। ठीक है। अब आपको याद है कोविड के टाइम पर विशाखापट्टनम ट्रेजेडी हुई थी, तो वाइजैक ट्रेजेडी जो हुई थी, इसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी बेटा? स्टायरिन गैस का लीकेज। ठीक है ना, इसमें कौन सी गैस की वजह से हुई थी? ये स्टायरिन गैस की वजह से। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे रोहन बेटा, ये अभी 15 मिनट में हमारा पूरा हो जाएगा चैप्टर। किस चीज का आंदोलन चल रहा है पटना में आज? हाँ, फैक्ट्री अभी भी है। ठीक है। चलिए, आप लोगों की फेवरेट गैस कौन सी है? हेडिंग डाल लो, गोबर गैस। ठीक है ना। तो ये जो गोबर गैस है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? मीथेन। नंबर 1 पर होती है मीथेन, नंबर 2 पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीक्वेंस में याद रखना, और नंबर 3 पर होती है हाइड्रोजन। नंबर 3 पर कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। इसका सोर्स क्या होता है बेटा? एनिमल वेस्ट से ये बनती है। सोर्स क्या है इसका? एनिमल वेस्ट, पशुओं के अपशिष्ट, एनिमल वेस्ट, पशुओं के अपशिष्ट। ठीक है। और जिस प्रोसेस में से इसको बनाते हैं बेटा, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं हम एनारोबिक, एवायवीय। ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? एनारोबिक एवायवीय। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अच्छा, डोमिसाइल का, अरे कोई नहीं, अब क्या है, आगे देखिए आप। एक होती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? अभी आप बता दो सर, प्राकृतिक गैस को, है ना, मूर को वो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। नेचुरल गैस है क्या?
सीएनजी को बोला जाता है बेटा नेचुरल गैस। किसको बोलते हैं हम नेचुरल गैस? सीएनजी को। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो सीएनजी होती है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। नोट करके डन लिखिए इतना। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो बेटा, उसके प्रीवियस पेपर ले लीजिए। वो हो जाए तो दूसरे एग्जाम के प्रीवियस पेपर कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका यही है। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर दूसरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपके एग्जाम में डाल देता है। ओके बेटा पुष्पिंदर, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए अल्टरनेट नेम्स ऑफ मीथेन। अल्टरनेट नेम ऑफ मीथेन। देखिए मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आप लोगों की फेवरेट गैस भी यही है, तो इसी को बोलते हैं हम गोबर गैस। सीएनजी के अंदर यही मिलती है, तो सीएनजी क्या है? एक नेचुरल गैस है, तो इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। धान को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में बताना? हाँ तो निखिल बेटा, उसके लिए आप जो हम करा रहे हैं इस पर फोकस कीजिए। फर्टिलाइजर नहीं बेटा, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर नहीं है। आप गूगल करना, चेक करना और मुझे भी बताना। मेरे अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड है। प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए बेटा प्रैक्टिस के लिए। वीट, बहुत बढ़िया। एक मिनट, किसी कुछ बच्चों ने सही दिया है। देखो हम क्या थे, जब वो फ्लन पढ़ाते थे ना, तो क्या होता था, हम पूछते थे धान को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते थे राइस। जैसे आप में से भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, मन्नू ने भी कहा राइस, है ना। तो हम उनसे पूछते थे बेटा फिर चावल को क्या बोलते हैं, तो वो कहते थे सर चावल को, थोड़ा सोचते थे, फिर कहते सर बासमती राइस। अरे मूर्खो, धान को इंग्लिश में पैडी बोलते हैं। तो धान के खेत में मिलती है मीथेन, इसलिए इसको बोलते हैं पैडी गैस। क्या बोलते हैं इसको हम? पैडी गैस। क्या बोलते हैं? पैडी गैस बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी पेस्टिसाइड आंसर आएगा, आप चेक कर लेना, मैं श्योर हूं। लेकिन फिर भी आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, दलदल वाले इलाकों में मिलती है बेटा मीथेन, और दलदली इलाकों को हम क्या बोलते हैं? मार्शल एरियाज। तो उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है मार्स गैस। थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करते हैं बेटा। कोयले की खानों में ब्लास्ट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कोल माइन गैस। क्या बोलते हैं? कोल माइन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल माइन गैस। एलपीजी डोमेस्टिक गैस इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को बोलते हैं बेटा हम घरेलू गैस। इसी को क्या बोलते हैं हम?
घरेलू गैस, क्या बोलते हैं इसको हम, घरेलू गैस। ठीक है। तो एलपीजी में बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है बेटा ब्यूटेन। पहले नंबर पर होती है ब्यूटेन, सेकंड नंबर पर आइसोब्यूटेन, सेकंड नंबर पर आइसोब्यूटेन, थर्ड नंबर पर प्रोपेन। अब मुझे एक बात बताओ, जब एलपीजी लीक करती है तो स्मेल आती है या नहीं आती है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं आती हो? पेस्टिसाइड है सर 100%, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया पेस्टिसाइड प्लांट। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ, मैं जो कंटेंट देता हूँ मैं उसमें श्योर रहता हूँ। अगर मुझे किसी चीज का पता नहीं होगा तो मैं मना कर देता हूँ, बेटा मुझे इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं है। जैसे हिंदी में मैंने बोल दिया पेस्टिसाइड को हिंदी में देख लेना एक बार क्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रहे। हाँ जी। तो कह रहे ब्यूटेन से आती है, मूर्खों इनमें से किसी से नहीं आती। सिलेंडर के अंदर ये गैसेज है, गैस लीक करेगी तो स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल होती है बेटा वो ना तो ब्यूटेन की होती है, ना आइसोब्यूटेन की होती है, ना प्रोपेन की होती। ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, ये कैसी गैस होती है? ऑर्डरलेस गैस होती है। कैसी होती है? ऑर्डरलेस गैस होती है। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए हम सिलेंडर के अंदर सिर्फ इन्हीं गैस का यूज करते, अगर हम सिलेंडर के अंदर सिर्फ इन्हीं गैस का यूज करते तो गैस लीक करती तो क्या आपको पता चलता? नहीं पता चलता। और कुछ लोग वहां पर लगे हुए माहौल बना रहे, पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश, है ना? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसके अंदर जो स्मेलिंग एजेंट मिलाते हैं, इसके अंदर जो स्मेलिंग एजेंट मिलाते हैं वो होता है आपका इथाइल मरकैप्टेन। जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है? इथाइल मरकैप्टेन। C2H5SH इसका फॉर्मूला होता है। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा थायोइथेनॉल। इसी का दूसरा नाम होता है थायो इथेनॉल। इसी का दूसरा नाम होता है थायोइथेनॉल। अरे सुनिए, आइसोप्रोपेन कहाँ से बेटा, क्या पता आप लोग, कहता ना कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हो, अजीब ही आंसर देते हो। चलिए अच्छी बात है, आप आंसर देती तो कम से कम इससे आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे। अब देखिए, फलों को पकाने के बेटा दो तरीके होते हैं। जब फल पेड़ों पर पकते हैं तो प्लांट हार्मोन से गैस निकलती है इथाइलिन, जिससे फल पकते हैं। ठीक है। थैंक यू बेटा प्रशांत। ठीक है, तो जो फल नेचुरल वे में पकते हैं तो कौन सी गैस से पकते हैं बेटा? इथाइलिन से पकते हैं। और आपने देखा होगा एक हम पाउडर डालते हैं, उस पाउडर का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। उस पाउडर का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। ठीक है ना? तो वो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उससे कौन सी गैस निकलती है वहां पर जिससे फल पकते हैं? एसिटिलीन गैस। तो जब हम फलों को हम पकाते हैं तो कौन सी गैस से पकते हैं वो? एसिटिलीन से पकते हैं। और नेचुरल वे में किससे पकते हैं बेटा? इथाइलिन से पकते हैं। ठीक है ना? जल्दी से लिखिए इसको। अगला पॉइंट, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, फॉर्मूला होता है इसका C2H4। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन C2H4, इसी का दूसरा नाम होता है इथिन। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, ब्रैकेट में लिख लोगे C2H4, या इथीन का प्रयोग किया जाता है। 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 नेक्स्ट लिखोगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन, एसिटिलीन फॉर्मूला है C2H2, एसिटिलीन C2H2, या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो हम पाउडर डालते हैं बेटा, वो जो पाउडर होता है वो पाउडर होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड। पाउडर होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड। CaC2।
तो होता क्या है देखिए, जहां पर बेटा फल पकाते हैं बेटा हम, ठीक है ना, केले की पेटी या आम की पेटी में पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ये पाउडर डाल दिया, क्या कर दिया हमने, ये पाउडर डाल दिया। तो फलों के ऊपर ये फल के ऊपर ये पाउडर गिरा हुआ है, तो फल जहां पर रखे हैं बेटा वहां पर वाटर वेपर तो होंगे, बिल्कुल होंगे। वो वाटर वेपर इस कार्बाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एसिटिलीन गैस। क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फल पकते हैं। फल पकने के बाद आपने देखा होगा उन पर एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो वो जो पाउडर होता है वो कौन सा होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रोसीजर होता है बेटा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करके डन लिखिए, जल्दी से नोट करके डन लिखिए। आप नोट कीजिए, भी क्वेश्चन कराना बेटा कल इस चैप्टर की। मैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो लेट से ज्वाइन किया था मैं बता देता हूँ, कल सुबह 11 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की गैसेस की क्लास की, गैसेस की डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है ना, सुबह 11 बजे 11 AM। तो रेडी रहना, ठीक है। ओनली ओनली यहाँ पर होगी, ओनली ओनली सिर्फ यहाँ पर, ओनली एंड ओनली सिर्फ यहाँ पर, प्रैक्टिस क्लास सिर्फ यहीं पर होती है। थैंक यू बेटा पुष्पिंदर। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। लिखोगे, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इथाइलिन, मीथेन, इथेन, एसिटिलीन। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा बताइए। बेटा लाइट के क्वेश्चन के तो बेटा 3-4 क्लास हैं वो, चलो ठीक है मैं डाल दूंगा मनीषा जी। देखो बेटा अभी हमने पढ़ा फ्लो, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन, लेकिन आंसर क्या है बेटा, इथाइलिन। बोलोगे ये कैसे हुआ, बेटा अब इस पर बैन है, अब इसका यूज नहीं करते। वो इंडिया में एक अलग चीज होती है, कितना ही बैन हो इलीगल तो चलता ही रहता है, ठीक है ना। इंडिया में तो बैन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जब भी आंसर लगाओगे, चाहे वो आपसे नेचुरल पूछे चाहे आर्टिफिशियल पूछे, आप आंसर क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, इथाइलिन, क्या लगाओगे, इथाइलिन। अब बोलोगे सर फिर पढ़ाया क्यों, पढ़ाया बेटा इसलिए, अगर ना तो इथाइलिन ऑप्शन में मिले आपको तो क्या लगाओगे, फिर एसिटिल लगाओगे। ऑप्शनल तो आपके पास होना चाहिए ना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर लगाओगे, इसलिए आपको, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कल डिफरेंट एग्जाम से जो PYQs आए हैं उनको डिस्कस करेंगे सुबह 11 बजे, जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, इसको रिवाइज कर लेना, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या होती है, क्या क्या आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आता है बेटा, अनमोल 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही बेटा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं, ओके। यूट्यूब पर कराएंगे, ठीक है ना, यहाँ नहीं। चलिए ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।